हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट क्वीन ज्योति। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और आज हमारा डे है 3 हिस्ट्री 0 to हीरो का डे 3 है आज। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप डे 1 और डे 2 की वीडियो देख लीजिए, तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे वह विकसित हुई थी। और क्योंकि ये सबसे पहले हमें हड़प्पा में मिली, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अभी मान लो अगर अभी ये हमें सबसे पहले लोथल में मिलती तो इसका हम लोग लोथल सभ्यता नाम रख देते, और चूंकि ये हड़प्पा में पहले मिली थी तो हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो वो ज़्यादातर यहाँ का जो सामान है वहाँ अपने ब्रिटेन ले जाया करते थे। इस वजह से उन्होंने रेल का परिवहन यहाँ पे बढ़ाने की सोची, तो उन्होंने खुदाई करना शुरू करवाया। तो मजदूर जब एक दिन खुदाई कर रहे थे, वहाँ पे लगातार ईंटें निकलने लगी। जब ईंटें निकलने लगी तो वहाँ के लोग बड़े खुश हो गए कि हमें तो फ्री में ऐसे ईंटें मिल रही हैं। लेकिन बाद में ये जब ऊपर उनको पता चला, ऊपर तक ये बात पहुँची, ऊपर तक प्रशासन तक, कि वहाँ से इतनी सारी ईंटें मिल रही हैं, और जब वहाँ से अवशेष भी निकलना प्रारंभ हुए तो दयाराम साहनी जी पहले ही आए, आगे खड़े हुए, रुको मैं देखता हूँ क्या है। तब उन्होंने सभ्यता की खोज की। तब उन्होंने बताया कि ये ईंटें ऐसे ही नहीं, यहाँ पे कोई सभ्यता पहले डेवलप हुई है, तो उसी की ये ईंटें हैं। और ये हुआ था 1921 में। जब हड़प्पा में खोज हुई थी तो इसकी मुख्य विशेषता यही थी कि यहाँ पे विशाल अन्नागार पाए गए थे। तो हड़प्पा की खोज के बाद इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया। तो हर एक इतिहासकार इसी सभ्यता के पीछे पड़ गया कि मैं भी खोज करता हूँ। तो ऐसे ही दयाराम साहनी के बाद राखलदास बनर्जी भी 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही अभी पाकिस्तान में हैं। और इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला था। विशाल स्नानागार लाइक बहुत बड़ा स्नानागार, स्विमिंग पूल जैसा था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान के लिए, यहाँ पे नहाने के लिए लोग आते थे और इसका यूज़ करते थे। अब इसी से आप जान जाइए वहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक परंपराएं पनपने लगी थी। अब देखो अगली जो खोज होगी वो सीधा 1953 में होगी। अब ये सोचने वाली बात है कि 1922 से लेकर 1953 इतना बड़ा गैप कैसे आया है खोज के अंतराल में। देखो ये ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि 1922 के बाद गांधी जी थे, वो एकदम सक्रिय मोड में ऑन हो चुके थे और ब्रिटिशर्स को परेशान करने लगे थे। तो ब्रिटिशर्स इस वाले बिंदु पर वो फोकस ही ज़्यादा नहीं कर पाए। और इसके बाद ही आपने पढ़ा होगा कहीं भी 1939 से लेकर 1945 तक 44 तक तो प्रथम विश्व युद्ध ही हो गया था, तो उन्हें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। तो इसके बाद तो भारत भी आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद थोड़ा सा अपना सिस्टम बनाने लगा, संविधान बनाने लगा, तो उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला। लेकिन जब भी वो फुर्सत होता है तो देखो इन बिंदुओं पर भी वो फोकस करने लगता है। तो 1953 में हम लोग कालीबंगन की खोज करते हैं, हम लोग हड़प्पा सभ्यता की। अब बात करते हैं कालीबंगन की खोज की। यह खोज 1953 में अमलानंद घोष जी ने की थी, और यह क्षेत्र अभी राजस्थान है। यहाँ खेत के जुते होने का साक्ष्य मिला है। और ठीक अगले ही साल 1954 में CR राव ने इस सभ्यता की खोज की। लोथल जो कि गुजरात में पाया जाता है, और इसकी मुख्य विशेषता बंदरगाह का पाया जाना है। चूँकि यहाँ पे बंदरगाह मिला था तो इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार में भी निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अगली खोज धौलावीरा में होती है, और इसकी खोज जगपति जोशी ने 1968 से लेके 1967 के बीच में की। इसकी मुख्य विशेषता जल प्रबंधन प्रणाली अच्छी थी। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे स्थल की खोज हुई, और लगभग 2000 से भी ज़्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है, और 900 के आसपास जो स्थल हैं वो भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता आज के पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान में विस्तारित थी। करेंगे समयकाल की। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल पाषाण युग के खत्म होते ही शुरू हो जाता है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक इसका समयकाल माना जाता है। सोचिए इतनी छोटी सी अवधि में इन्होंने इतना अच्छा अपने आप को विकसित कर लिया था। और इतिहासकारों ने इन्हें 3 भागों में बांटा है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओवरऑल विशेषताएं कैसी थी। देखो विशेषताएं इसकी याद नहीं करो, रटो नहीं, सिर्फ मन में इमेजिन करो कि कोई शहर अगर विकसित है, कोई नगर अगर विकसित है, तो वहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं होंगी। जाहिर सी बात है वहाँ हर चीज़ की सुविधा होगी। वहाँ पे पक्की ईंटें होंगी, जल निकास प्रणाली अच्छी होगी, अच्छी सड़कें होंगी, है ना। तो अपना वही इमेजिनेशन ही अपने पेन में लेके आओ, बस उसी को लिख दो। कृषि विकसित थी। और हाँ, अब हम लोग धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे वृक्ष पूजा, पशु पूजा और माता देवी जी की पूजा होती थी। माता देवी जी की पूजा होती थी, तो इससे जान जाइए कि वो जो समाज मात्र सत्तात्मक
की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव था उसका। और व्यापार होता था, और व्यापार होगा तो मुहरों का भी प्रयोग होगा, क्योंकि व्यापार होगा किसमें, आदान प्रदान किसका होगा, मुहरों का होगा। ठीक है। पशुपालन की बात करें तो बैल, भैंस और बकरी का पालन ज़्यादा प्रचलित था। और यहाँ की आश्चर्य बात ये थी कि यहाँ पे लिपि तो डेवलप थी, लेकिन अभी तक हम लोग इनकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं। अब जल्दी से बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सोचने वाली बात है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्योंकि इतनी विकसित सभ्यता थी। इसका अनुमान ये लगाया जा सकता है बाढ़ या फिर नदियों के सूखने से यहाँ के धीरे धीरे लोग चले गए हों छोड़ के, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो तो अचानक से इस सभ्यता का अंत हो गया हो, या फिर कोई और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि यह क्यों ख़त्म हुई थी। और अब बात करते हैं इनके साक्ष्य की। अब आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ से कितने साक्ष्य मिले हैं, खुदाई से कितनी चीज़ें हम लोग को बरामद हुई हैं, और इनसे हम लोग को पता चलता है कि वहाँ की सभ्यता कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर यहीं पे हमारी वीडियो का होता है द एंड। और मैं फिर से यही कहूँगी कि आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा आप ये वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और इसके पहले मैंने डे 1 और डे 2 की भी वीडियो डाली है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।